जी हाँ, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला किया है। इजराइल के हाइफा को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है, किया है रॉकेट अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने 40 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं हाइफा शहर पर। अटैक के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, यानी इस हमले की वजह से खासा नुकसान हुआ है। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को निशाना बनाया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने और एक के बाद एक 40 रॉकेट दागे हैं। और हाइफा के किरियत आता में भी हमले को लेकर तस्वीर सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह ने रॉकेट से वार किया है। ये देखिए तस्वीर, हाइफा के अलग अलग जगहों से आ रही ये वो तस्वीर है जिससे साफ कि किस तरीके से एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को टारगेट करते हुए हाइफा पर हमले और तेज कर दिए हैं। फिलहाल ये एक और तस्वीर आपके सामने हाइफा पे हुए उस अटैक की, जहां दावा ये कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट से ये वार किया है और ये हाइफा का किरियत अता है। और देखिए, हाइफा पर नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक्स हुए हैं। ये पता चल रहा है हिजबुल्लाह का लेबनान बॉर्डर से ये बड़ा हमला था जिसे अंजाम दिया गया है। इजराइल के शहर हाइफा को हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर निशाना बनाया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रॉकेट वर्षा की गई है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक से दहलाने की कोशिश हाइफा को। और हाइफा से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो नुकसान की तस्दीक कर रही हैं। और लेबनान से बड़ा मिसाइल हमला भी हुआ है। इजराइल में तबाही का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आयरन डोम एक्टिव कर दिया गया है। लेबनान से ताबड़तोड़ बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अब पता यह भी चला है कि लेबनान से न सिर्फ रॉकेट्स से हमला हुआ है बल्कि मिसाइल से भी हमला करने की गई है कोशिश। क्या इस हमले में लेबनान की तरफ से जो हमला किया है हिजबुल्लाह ने, इसमें हिजबुल्लाह सफल हुआ है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन मिसाइल अटैक भी किया गया है, हिजबुल्लाह की तरफ से बनाया गया है इजराइल को निशाना, जिसके बाद आयरन डोम एक्टिव है। खबर गलीली पर बड़े हमले को लेकर भी है, जहां हिजबुल्लाह का गलीली पर ये वार और एक साथ 10 रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के बेस पे रॉकेट हमले की वजह से लगी भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे दावा ये कि अब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से आईडीएफ के बेस को टारगेट किया है और एक नहीं बल्कि 10 रॉकेट दागे गए हैं। एक साथ हिजबुल्लाह ने 10 रॉकेट दागते ही गलीली में किस तरीके से हमले को अंजाम दिया, उसकी तस्वीर आपके सामने। और इजराइल के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं। इजरायली एयर डिफेंस ने कई हमलों को नाकाम किया है। गलीली पर हुए 50 हवाई हमले हमने नाकाम कर दिए, ये दावा किया है आईडीएफ ने। आईडीएफ ने हवाई हमले नाकाम करने का ये दावा किया है। गलीली को लेकर जो 50 अटैक्स हुए थे उनको नाकाम किया गया है, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है। तो अब हिजबुल्लाह के विध्वंसक अटैक के बारे में बड़ी खबरें आपके सामने, क्योंकि इजराइल में जिस तरीके की तबाही मची है उसकी तस्वीर आपने देखी है। अब जानिए किस तरीके से 165 से ज्यादा अटैक को अंजाम दिया गया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि अब हाइफा के साथ साथ गलीली, किरियत शमोना समेत कई शहरों को समीर टारगेट किया गया है। जी हाँ, और तबाही देखिए कितनी देखने को मिल रही है हिजबुल्लाह के जबरदस्त वॉर के बाद, क्योंकि रॉकेट और मिसाइल से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। लेबनानी सीमा से मिसाइल रॉकेट अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। हाइफा पर 90 से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए, 90 से ज्यादा। गलीली पर 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। किरियत शिमोना पर रॉकेट अटैक किया गया है। और जानकारी ये कि हिजबुल्लाह के इस हमले में भारी तबाही हुई है। हालांकि इसमें बड़ी बात यही है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम कई हमले रोकने में नाकाम भी रहा है। इसी को लेकर करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही खास मेहमान इस वक्त आपको बता दें, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत और साथ ही कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। सुमित, ये सवाल पिछले कई दिनों से, क्योंकि जिस तरीके से प्रॉक्सी इस वक्त एग्रीवेट हो चुके हैं, जाहिर सी बात है हिम्मत इतनी
नहीं कि सीधा इजराइल पर वार किया जाए। और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हुए हाइफा तो निशाने पर था, लेकिन अब अलग अलग जगहों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल हाइफा उनके टारगेट पे शुरू से रहा है। अगर आप देखें हिजबुल्लाह ने हमेशा सबसे ज्यादा, अगर आप वीडियोग्राफी कहीं की सर्विलेंस कहीं का किया, या सबसे ज्यादा तेल अवीव के बाद किसी ऐसी लोकेशंस को सबसे ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की तो वो या तो हाइफा था या पर गलीली का इलाका था। और अभी अगर आप देखें इजराइल ने भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए हाइफा के साथ जो लगती पोर्ट सिटी है लेबनान के अंदर, तायरे जिसे हम कहते हैं, उस पर सबसे ज्यादा अटैक करने शुरू कर दिया। और इजराइल ये मान के चल रहा है कि अगर उसने तायरे पर कब्जा कर लिया तो ना सिर्फ आप कह सकते हैं हाइफा को सिक्योर कर सकता है, बल्कि हिजबुल्लाह के साउथ लेबनान में पैर उखाड़ सकता है। और यही वजह है कि तायरे सबसे बड़ी सिटी जिसे आप कह सकते हैं साउथ लेबनान में कहा जाता है, उस पर भी बड़े अटैक्स कर रहा है। और उसका मकसद यही है कि हाइफा को सिक्योर करना है तो तायरे पर अटैक और उसको कैप्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल, संजय सोय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोय साहब, कुछ खास वजह देखते हैं आप अचानक से हिजबुल्लाह का इस तरह से हमले बढ़ाना, बैक टू बैक रॉकेट से, मिसाइल से इजरायली शहरों को निशाना बनाना? डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए कुछ बड़ा करने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि समीर सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बड़ी क्लियर कर दी कि मिडिल ईस्ट उनके लिए सर प्रमुख रहेगा। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि यूक्रेन थोड़ा बैक बर्नर में हो सकता है, लेकिन मिडिल ईस्ट को, इजराइल को वो नहीं छोड़ सकते। इसके लिए काफ़ी प्रायोरिटी है। एक तो बात यह है कि इससे पहले वो पावर में आए, शपथ ले, उससे पहले कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं, क्या लड़ाई लड़ सकते हैं, वो है। दूसरी बात यह है कि ईरान जो है इस समय में उसने हिजबुल्लाह को काफ़ी मोटिवेट किया हुआ है कि आपने इस तरह लड़ाई लड़नी है। और जैसा कि सुमित बता रहे थे कि ये दो जो शहर हैं, आप भी कवर कर रहे थे कि गलीली और हाइफा देखिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। वो पेट्रोलियम, केमिकल और हैवी इंडस्ट्री के बहुत बड़ी फैक्ट्री हैं और ये पास में ही पड़ता है। यही बात, गलीली एक धार्मिक स्थान है। तो जो इंडस्ट्रियल इलाके में उनका ये रहता है कि गैम्बल है, वो पिन पॉइंट तो अटैक करते नहीं, भारी संख्या में रॉकेट फायर करते हैं। अगर कहीं केमिकल फैक्ट्री में गिर गया या किसी रिफाइनरी में गिर गया और आग लग गई तो एक काफ़ी बड़ा नुकसान होने के चांसेस। यही कारण है कि लगातार वो हाइफा के ऊपर अटैक करें। डिस्टेंस भी दोनों का पास में है, उनकी रेंज के अंदर आ जाता है। और जैसा कि अभी आप डिस्कस होता रहा है आपके चैनल पे कि बड़ी भारी संख्या में लोग फायर करते हैं कि वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर देते हैं। और सैचुरेट करने के बाद अभी इजराइल ने जो थोड़ी पॉलिसी बदली की है वो ये किया है कि जो क्रिटिकल टारगेट की तरफ जा रहे हैं रॉकेट, उनको बर्बाद करते हैं। आयरन डोम में क्षमता है कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लाइट पाथ से। और दूसरी बात यह कि जो रेगिस्तान में, पानी में या जहां आबादी ज़्यादा नहीं है वहां गिर रहे हैं, उनको वो छोड़ रहे हैं। तो यही कारण है कि कई बार जो आबादी के इलाकों में गिरते हैं, लेकिन सर हकीकत ये भी तो है ना कि इजराइल के यही एयर डिफेंस सिस्टम हमले रोकने में नाकाम भी रहे हैं और इसी वजह से सवाल भी खड़े हुए हैं। अब जिस तरीके की तैयारी हिजबुल्लाह ने अपनी की, हमलों को अंजाम सीधा वो इजराइल में दे रहा है। लेकिन आज की एक और सबसे बड़ी खबर है और ये ईरान की उस तैयारी को लेकर खबर है जहां इजराइल पर बड़े हमले को लेकर ये खबर आ रही है। और इजराइल पर अब सीधा बड़ा हमला ईरान कर सकता है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले हमला मुमकिन बताया जा रहा है, जबकि इजराइल भी हमले को लेकर अलर्ट है। हालांकि समीर, आपको याद होगा कि किस तरीके से थोड़े दिन पहले हम इस लिहाज से चर्चा कर रहे थे कि कैसे जनवरी से पहले इजराइल सीधे तौर पर ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन आज क्या ईरान ने भी ये साफ तौर पर संकेत दे दी है कि अब इजराइल को टारगेट करने की उसकी तैयारी भी पूरी? बिल्कुल सुरभि, ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब आइए ढूंढने की करते हैं कोशिश। कुछ अहम जानकारियां ईरान की विनाशक तैयारी को लेकर जो कि अरब में बारूदी चिंगारी लगा सकती है। खबर क्या है? बहुत बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। पिछली बार से भी ज्यादा घातक अटैक की तैयारी की जा रही। मिसाइल, ड्रोन अटैक तक ही इस बार हमला सीमित नहीं रहेगा। IRGC भी इस बार हमले में शामिल होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, बड़ी बात। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले हमला मुमकिन है, कुछ बड़ा हो सकता है शपथ ग्रहण से पहले। इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है 1 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। जंग में IRGC क्यों? यह सवाल होगा आपके जहन में। इजराइल को बड़ा जवाब दरअसल देना चाहता है ईरान। 26 अक्टूबर को ईरान पर हुए हमले का बड़ा बदला लेना चाहता है। अपने सैनिकों के मारे जाने का बदला लेगा IRGC और यही वजह है कि इस बार बड़े हमले की तैयारी की गई है। कैप्टन शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, किस तरह से आप देखते हैं ईरान की इन बड़ी तैयारियों को और क्या ईरान
इस तरह के बड़े हमले अंजाम देने में सक्षम आपको नजर आता है? आईआरजीसी का अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तो अभी तक जो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ी जा रही है ये इससे बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल जुदा होगा और इसका पैमाना भी बड़ा होगा। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप ईरान की तैयारी देखें तो ईरान ज़रूर पूरी तैयारी करेगा कि इजराइल के ऊपर अटैक करे। आपका सवाल कि क्या वो ट्रंप के शपथ लेने से पहले और बाद में, दोनों ही चीज़ों को अगर आप एवेलुएट करें तो अगर वो पहले करता है तो उसे ये एडवांटेज मिलता है कि ट्रंप को एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट दिया जाएगा कि वो पीस के लिए काम करे, कि इसको रोकने की कोशिश करे, एंड ही शुड विन ओवर इट सो दैट दुनिया में यूएस का स्कोर हो जाए। रही बात ट्रंप जैसे ही टेक ओवर करते हो उसके बाद अगर आप अटैक करते हो तो ट्रंप के पास वो पीस इनिशिएटिव से रिलेटेड चॉइस नहीं होगी, क्योंकि इजराइल उसकी मानेगा नहीं। जहां तक बात है आईआरजीसी इन्वॉल्वमेंट, अगर आप पिछला अटैक देखें जो इजराइल ने किया, क्लैरिटी के साथ उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स अटैक करे हैं, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स को अटैक किया है, लॉजिस्टिक डंप्स को अटैक किया है। सो ऑब्वियस बात है कि विद इन ईरान आईआरजीसी और ईरानियन गवर्नमेंट को दिखाना है, खमेनी ने दिखाना है कि आईआरजीसी इज अवेंजिंग, वो बदला ले रहे हैं इजराइल के साथ अटैक के साथ। इससे ऑफकोर्स एक इंटेंसिटी ऑफ अटैक जरूर बढ़ जाएगी। जहां तक बात है हिजबुल्लाह की, मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। आई थिंक दुनिया को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह फाइटर हैं या टेररिस्ट हैं, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी डेफिनेशन है। जब हम 40 रॉकेट अटैक की बात करते हैं, 80 to 90% अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो भी 8 से 10 रॉकेट जरूर गिरेंगे। हाइफा क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है मीडिया को, न्यूज को, सेंसिटिविटी को। इसी तरह रिलीजियस जगह क्यों? क्योंकि वहां पर हर्ट करता है वो इजराइल को। अंडरस्टूड सर। लेकिन तिवारी सर, इसी बात को इस लिहाज से समझा जाए कि क्या ईरान ने भी अभी तक टाइम बाय करने की कोशिश की है? ईरान को भी तो ये सुनिश्चित करना था ना कि कहीं ना कहीं उसकी ऑयल रिफाइनरीज या उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस टारगेट पर ना आए, और इसको देखते हुए इजराइल ने बाकायदा बयान भी दिया। लेकिन क्या अब इसी टाइम को बाय करते हुए ईरान ने भी साइबर वॉरफेयर के जरिए या किसी ना किसी लिहाज से इजरायली बेस को भी अब टारगेट करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर की है? सुरभि, जो लास्ट में जो ईरान में अटैक हुआ था, हाँ। उसमें इजराइल ने एक अपना मैसेज तो दिया था, बट एट द सेम टाइम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे टारगेट नहीं किए थे जिस तरीके से कि ईरान को बहुत बड़े स्केल पर डैमेज किया जा सके। हाँ। इसी तरह से ईरान भी कुछ डायरेक्टली वॉर के इजराइल के अगेंस्ट अटैक करने में थोड़ा सा जरूर हिचकिचाएगा और अपने प्रॉक्सी को यूज कर सकता है। ये कितना यूज करेगा, कैसे करेगा, समय क्या करेगा? देखिए, एक वॉर में एक सबसे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सरप्राइज से ही ये वॉर जीती जाती है, और कभी अटैक करके नुकसान कराया जा सकता है। ये कब करेगा, कैसे करेगा, ये तो ईरान को ही मालूम है। लेकिन ईरान जो है, जिस तरीके से अभी हिजबुल्लाह की लीडरशिप करीब करीब खत्म होने के बावजूद भी हिजबुल्लाह को उसने कायम रखा है और मोटिवेटेड रखा है। उसके साथ साथ इसके जो एमुनेशंस, जो सप्लाई है, वो सप्लाई सीरिया और इराक के थ्रू मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर अटैक करने में सक्षम हो रहा है और सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो ईरान की जो कोशिश है कि डायरेक्ट ना अटैक करके इजराइल को अपने प्रॉक्सी से लड़ाई किया जाए। और ये समय की बात है कि अब जब ट्रंप जनवरी में जब वो शपथ लेंगे तो उसके बाद से क्या होगा, तो इसमें अभी कहना इतना क्लियर नहीं है, बिकॉज ट्रंप जो भी इनिशिएटिव लेंगे वो अपने नेशन के इंटरेस्ट में लेंगे। ऐसा नहीं होता कि अभी क्या हो रहा है उसके तुरंत उल्टे चले जाएंगे। यूएसए में हमेशा देखा गया है कि दे फॉलो ए कांस्टेंट पॉलिसी जो यूएस के इंटरेस्ट में हो। ईरान को भी डर है, ईरान सामने खुद लड़ाई में नहीं आ सकता कि उसको डर है, क्योंकि उसके जो ऑयल डिपो है, न्यूक्लियर डिपो है, उनका भी डिस्ट्रक्शन इजराइल कर सकता है। इसका डर ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा है और इजराइल बहुत कैपेबल है डिस्ट्रॉय करने के लिए। ईरान जो भी कदम लेगा, जो भी स्टेप लेगा, वो वॉर को तो बंद करने नहीं देगा, बल्कि लेकिन उसको एक्सकलेट करने के लिए ऐसा नहीं कोशिश करेगा ताकि इजराइल सामने से आके इसके जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है या स्ट्रेटेजिक टारगेट्स है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। इस तरीके से ईरान की जो कोशिश है अपने प्रॉक्सियों को एक्टिव रखने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए, उनका वेपन सप्लाई करने के लिए और उनका रिसोर्सेज जो सप्लाई चेन है उसको एक्टिव रखने के लिए, ताकि उनके पास सामान पहुंच सके और लड़ते रहे। बिल्कुल तिवारी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और अमेरिका के रुख को लेकर जो बात है वो भी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जाहिर है अमेरिका के लिए भी ये आसान नहीं होगा कि जंग को लेकर जो उसका पुराना रुख था उसमें अचानक से वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद बड़ा बदलाव कर दे। इजरायली बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक हुआ है। तेल अवीव के पास सोरेक बेस पर यह अटैक अंजाम दिया गया। यमन से तेल अवीव पर दागी गई हैं मिसाइलें।
हालांकि सीरिया के होम्स में भी हथियार डिपो पर हमले को लेकर खबर है, जहां हमले में हिजबुल्लाह हथियार डिपो तबाह हो चुका है। और इस सीरिया में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले जिस तरीके से जारी है, उसी के तहत एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम देते हुए हथियार डिपो को टारगेट किया जा रहा है। और ये हिजबुल्लाह का एक और हथियार डिपो जिसे इस हमले में तबाह कर दिया गया। तो देखिए, ईरान की तरफ से बड़े हमले अंजाम दिए जा सकते हैं। सवाल यह कि ईरान के टारगेट पर इस वक्त क्या क्या है। पहले तो इजरायली सैन्य बेस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एयर बेस हैं, उनको भी टारगेट किया जाएगा। नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी आगे यह सिलसिला जारी रह सकता है। वीवीआईपी जो ठिकाने हैं वो ईरान के टारगेट पर हैं। इसके अलावा बहुमंजिला सरकारी इमारतें ईरान के निशाने पर हैं। गैस स्टेशन हो, ऑयल डिपो हो, ये लगातार निशाने पर नजर आ रहे हैं। ईरान के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें, यानी इजराइल को भी आने वाले वक्त में बड़े नुकसान का अंदेशा है। सुरभि, बिल्कुल, लेकिन सुशील सर, अब सीधे तौर पर नेतन्याहू को टारगेट करना, इसको लेकर आगे एक और खबर दिखाऊंगी। ये ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर इजराइल पर सीधा वार नहीं कर सकते तो प्रॉक्सीज को एग्रीवेट कर दें। लेकिन अब ईरान की भी तो अपने स्तर पर तैयारी है, इसलिए पिछले 15-20 दिनों में या एक महीने में वो बकायदा इतने वीडियोस जारी करते हुए ये दिखा चुका है कि उसकी क्षमता भी है सीधे इजराइल के अंदर वार करने की। और यही वजह है कि वीवीआईपी ठिकानों के साथ साथ गैस स्टेशन, तेल डिपो, बहुमंजिला सरकारी इमारतें उसके निशाने पर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ईरान जो है ऑफ कोर्स उसकी कैपेबिलिटी अपनी वो शो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले इजराइल पे अटैक किया और उसका उनको काउंटर अटैक किया। तो ईरान जो है अपने आप को दिखाना चाहता है कि वह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन अपने आप को ये प्रिजर्व भी कर रहे हैं। और क्योंकि उनके पास एडवांटेज है प्रॉक्सीज़ का। तो जैसा कि अब आपने भी दिखाया अपने चैनल पर कि इजराइल पर डिफरेंट साइड से, यमन से, सीरिया से और ये लेबनान से अटैक हो रहे हैं। और तो इस वक्त ईरान कोशिश ये कर रहा है कि वो प्रॉक्सी को जितना यूज़ कर सकें उतना यूज़ करें। और साथ साथ ये भी धमकी दे रहे हैं कि ईरान खुद डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है, और उन्होंने पहले भी किया है। और जो हालात हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी तक एक्शन लिए हैं, वो ट्रंप के आने से पहले ज़रूर एक कोशिश करेंगे इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचाने की। क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडन ने, अगर आपको याद हो, जब इजराइल ने काउंटर अटैक किया था, उनको रोका गया था कि जो उनके सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे कि ऑयल वेल और जो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उनके कोशिश की, जिसको इजराइल ने मान भी लिया था, उनको अटैक में नहीं लिया था। नहीं तो ये डर था कि और ज़्यादा एस्केलेशन हो जाएगा और दूसरा जो है ऑयल प्राइसेस पर भी असर पड़ेगा। तो लेकिन अब ईरान को एक अब मौका है। उनको भी मालूम है कि जब ट्रंप आ गए तो उसके बाद में क्या पॉलिसी में परिवर्तन होंगे। ऑफ कोर्स आई एग्री कि जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन ट्रंप को जैसे हम जानते हैं वो एक डील मेकर हैं और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अब बल्कि ये बहस ये चल रही है कि वो बाइडन उनके ज़्यादा बड़े सपोर्टर हैं या जो है ट्रंप उनके बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन दोनों ही उनके सपोर्टर हैं। तो ईरान, क्योंकि जानते हैं कि ट्रंप थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो कोशिश वो ये करेंगे कि एक मौका अगर उनको मिलता है तो वो उनका जरूर एक चांस लेना कोशिश करेंगे। सॉरी समीर, मैं एक सवाल यहाँ पर अब सुमित आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ईरान ने तो दावे कर दिए कि उसने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स को हैक कर दिया, साइबर अटैक कर दिया, जिसके जरिए उसने इजराइल के ही बेस की या वीवीआईपी ठिकानों की इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली। देखिए सुरभि, अभी जिस तरीके का ईरान का लगातार सेटअप है, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके का ईरान अभी तैयारी कर रहा है, उससे ऐसा लगता नहीं कि ईरान सीधे तौर पर किसी बड़े कन्फ्रंटेशन में जाना चाहता है। हाँ, ईरान ये जरूर है कि साइबर अटैक करेगा, ईरान ये जरूर है कि पोस्टरिंग के तौर पर अटैक कर सकता है, सिंबॉलिक अटैक कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो सीधे तौर पर अभी इजराइल से नहीं लड़ना चाहता। क्योंकि देखिए, इस पूरी आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन में या पूरी इस चीज में सबसे बड़ा उसकी शक्ति क्या है? रशिया। और अमेरिका लगातार रशिया को ही मैनेज करने पर लग गया है। ना सिर्फ वो यूक्रेन के साथ, कल ये भी खबरें लगातार आ रही थी कि अब रूस को लगातार प्रेशराइज किया जा रहा है कि सीरिया में खासतौर पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स है, वो रशिया जो है उसमें लगातार सीरियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स को वहां पर ना रहने दिया जाए, उनके कैंप्स को रीलोकेट ना करने दिया जाए। तो निश्चित तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करेगा खासतौर पर रूस का, और रूस अगर
खास तौर पर अगर सॉफ्ट होता है तो ईरान के पास वो पावर या फिर वो आपके से स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो सीधे तौर पर अब इजराइल के साथ भिड़ सके। बिल्कुल, और ये देखना बहुत अहम होगा कि रूस और अमेरिका के बीच ये जो साझेदारी की बात की जा रही है, संबंधों में सुधार की बात की जा रही है, ये कहां तक पहुंची है। लेकिन अभी तक खबर यही आ रही है कि दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसे लेकर विवाद हो गया है। क्या विवाद हुआ है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस बीच एक अहम खबर, इजराइल में नेतन्याहू की सुरक्षा कड़ी की गई है। ईरान हिजबुल्लाह से खतरे के बाद नेतन्याहू की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बेसमेंट दफ्तर से काम कर रहे हैं नेतन्याहू, बेसमेंट में चले गए। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक हुआ था और उसके बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया। तो नेतन्याहू को जान का खतरा, ये इसलिए क्योंकि नेतन्याहू को हमास, हिजबुल्लाह और हुती ईरान से बढ़ते खतरे को देखते हुए ये खबर बड़ी है। 19 अक्टूबर को घर पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया। ड्रोन ने बेडरूम की खिड़की को तोड़ दिया और नेतन्याहू हमले के वक्त पर घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि ड्रोन हमले के बाद वहां पर जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। यही वजह है कि समीर, अब ये खबर आ रही है कि बेसमेंट में रहकर वो अपना काम ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बेसमेंट में चले गए बेंजामिन नेतन्याहू और दफ्तर की ऊपरी बिल्डिंग में अब वो जाते ही नहीं हैं। यानी सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं उनमें जबरदस्त इजाफा किया गया और एक तरह का खौफ ईरान के प्रॉक्सीज के हमले का भी सीधे तौर पर नजर आता है। संजय सोहेल साहब, क्या ईरान कुछ बड़ा कर सकता है? सवाल देखिए वही है। इजराइल से भी जो खबरें सामने आ रही हैं, बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, बेसमेंट में चले गए हैं, ऊपर आते ही नहीं हैं, इस तरह की जो जानकारियां सामने आ रही हैं, ये आप किस नजरिए से इसे देखेंगे? क्या इजराइल भी ये मानकर चल रहा है कि शपथ ग्रहण से पहले यानी इन 2 महीनों में थोड़ा सावधान रहो, कुछ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल समीर, जैसा कि अभी डिस्कशन हो रहा था, बिल्कुल इस चीज़ से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ईरान ट्रंप के आने से पहले ज़रूर कुछ करेगा और जैसा कि अगर आने के बाद कुछ करता है तो वो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाती है कि उसको कैसे सुलझाया जाए। तो उसके पहले जो कर लेंगे उसका जिम्मा जाएगा बाइडेन के ऊपर कि आप कुछ नहीं कर पाए। अब ट्रंप आने के बाद किस प्रकार से डील करता है, क्या वो मिक्स हिसाब चलेगा या पूरी तरह पनिश करेगा या ईरान को भी एक अच्छी सज़ा देंगे, ये उसके बाद डिपेंड करता है। लेकिन ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया कि मेरा फोकस मिडिल ईस्ट रहेगा, इजराइल के रहेगा। यही कारण है कि ईरान वरीड है और जिस प्रकार से हमले बढ़े हैं, वे हुती के हमले पे, अभी तेल अवीव पे, जेरूसलम में हमले हो रहे हैं, गलीली और हैफा में हमले हो रहे हैं, ये सब देखते हुए उनको भी ये लग गया कि अभी एयर डिफेंस सिस्टम भी सैचुरेट हो जाता है और कुछ रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम को भेद के पहुंचने में सफल हो जाते हैं। ये सब देखते हुए सुरक्षा कारणों से नेतन्याहू को सलाह दी गई है उनके सुरक्षा एडवाइज़र ने कि आप बेसमेंट से काम करेंगे, ऊपर से काम नहीं करें, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है तो वाकई में एक बहुत बड़े उनकी साख के ऊपर बहुत बड़ी चोट वाला सवाल आ जाता है, जो इजराइल इस समय पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जो हालात यही वजह है कि अब इजराइल का सीधे तौर पर ईरान की एटमी पावर को अटैक करने की भी योजना है। ये सवाल इसलिए भी करूंगी क्योंकि ईरान के एटमी प्लान पर नेतन्याहू का एक बयान सामने आया है और ईरान के परमाणु खतरों को दूर किया जाए। एटमी प्लान को खत्म करने का समय आ गया है। ईरान का दुनिया के सामने पर्दाफाश हो चुका है। और देखिए, ईरान के एटमी प्लान पर इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का बयान सामने आया है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम रोकना हमारा मकसद है, हमारा मोटिव है, यह क्लियर किया गया है। ट्रंप परमाणु हथियारों से खतरे को समझते हैं, यह बताया गया है इजरायल की तरफ से। हालांकि इसी को देखते हुए जो बयान आया है, 2-3 बयान अब आपके सामने हम ग्राफिकली रखेंगे क्योंकि टारगेट पर जिस तरीके से ईरान के एटमी ठिकाने हैं उसको लेकर सबसे पहले जानिए कि बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान क्या है। ईरान के एटमी खतरे को दूर करने का समय आ गया है और सभी को मिलकर इस खतरे से अब निपटना होगा। जी हां, इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स क्या कह रहे हैं? ईरान के एटमी साइट्स पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ईरान की एटमी ताकत का पर्दाफाश हो चुका है, ये इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान है। विदेश मंत्री को भी सुनिए, गिदोन सार साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना होगा और ईरान से खतरे की बात को ट्रंप भी जानते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले करेगा इजराइल, क्या यह माना जाए? एटमी ठिकानों पर हमले में इजराइल के साथ क्या अमेरिका भी मौजूद होगा? अमेरिका भी उसका साथ देगा क्या? यह है बड़ा सवाल। हालांकि शैलेंद्र सर, इन्हीं सवालों के तहत ट्रंप का क्या इजराइल को फ्री हैंड देना एक बड़ा संकेत
अभी तक मिल चुका है? क्या यही वजह है कि अब ट्रंप की उस वॉर पॉलिसी या ईरान के खिलाफ नीति को देखते हुए इजराइल ये कोशिश करेगा कि सीधा उसके एटमी ठिकानों पर वार किया जाए? देखिए, किसी भी कंट्री के एटमी ठिकानों के ऊपर अटैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इतनी आसानी से आप नहीं करते हैं। जहां तक फ्री हैंड की बात है, यस, यूएस इजराइल को फ्री हैंड जरूर देगा, क्योंकि वो एटमी प्लान जो ईरान का है वो यूएस और इजराइल सेंट्रिक है। यूएस हमेशा चाहेगा कि उसका अगर ये जो एटमी इंस्टॉलेशन है उसे डिस्ट्रॉय किया जाए। बट एट द सेम टाइम जब आप देख रहे हैं कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगेन मैं कहता हूं ये एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं यूएस के लिए। ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है इवन ईरान के लिए, क्योंकि अभी भी थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हुआ है। ये एक्चुअली ईरान जो है इजराइल के चुंगल में फंसता चला जा रहा है कि वो एस्केलेट हो सिचुएशन, और एक एस्केलेशन के बाद इजराइल पूरी दुनिया को, यूएस को जस्टिफाई कर पाए कि देखिए अब सब कुछ, सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई है, हमें इस एटमी प्लांट को डिस्ट्रॉय करने का मॉरल राइट है। हम पूरी दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम यूएस के लिए अच्छा कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखें, अभी मेरे हिसाब से जो सिचुएशन अभी पढ़ी जा सकती है, अगले 2, 4, 10, 20, 25 दिन में कुछ नहीं होने वाला। बट ये एक एनवायरनमेंट बन रहा है जो रोक रहा है इजराइल को, ईरान को, कि यस आप एस्केलेट मत करिए, क्योंकि अगला स्टेप आपका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जरूर हो सकता है, जो कि ट्रेडिशनली यूएस और इजराइल के टारगेट पर हमेशा था। ठीक है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। और इस बीच देखिए, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के बड़े हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह की सुरंग पर अटैक किया गया है। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साउथ लेबनान का ये इलाका जहां पर हिजबुल्लाह की टनल्स मौजूद थी, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, वहां अटैक करके इन सुरंगों को तबाह कर दिया गया है। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, जहां हाइफा में मिसाइल से हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। शुरुआत में आपको बताया कि किस तरीके से हाइफा अभी तक लगातार टारगेट पर रहा है, और हाइफा के आसपास के इलाकों में भी जिस तरीके से तायरे तक ये दायरा बढ़ता जा रहा था। पिछले कई दिनों से तायरे पर हो रहे हमले भी इस हालात के बीच बड़ा एपिसेंटर बने हुए थे, लेकिन अब हाइफा पर हुए मिसाइल हमले की ये एक और तस्वीर सामने आई है। और देखिए, इजराइल के हवाई हमलों से दहल गया गैस स्टेशन। टायरे के अल मसाकिन में यह हमला किया गया है। हमलों में कई हमास के लड़ाके मारे गए हैं, ये खबर सामने आ रही है। अल मसाकिन पर जो हमला हुआ है टायरे में, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। यह हमला बड़ा था। माना यह जा रहा है कि इस हमले में हमास के कई लड़ाके मारे गए। इस बीच खबर है सऊदी अरब में आईओसी देशों की बड़ी बैठक को लेकर, जहां 50 से ज्यादा देश आईओसी की बैठक में शामिल बताए जा रहे हैं। इजराइल जंग को लेकर आईओसी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ईरान ने मुस्लिम देशों को एक साथ आने की अपील की है। इस बैठक में इजराइल को रोकने के लिए सब साथ आएं, यानी तमाम मुस्लिम देशों से ईरान ये अपील कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। इजराइल को सभी देश एक साथ मिलकर जवाब दें। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का ये बयान सामने आया है। आईओसी की बैठक में ईरान के उपराष्ट्रपति ने ये अपील की है। तो इजराइल के खिलाफ ईरान का ये मुस्लिम कार्ड आखिर है क्या? आईओसी की मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक क्विक अपडेट आपके सामने, क्योंकि सऊदी अरब में जिस तरीके से 50 से ज्यादा देश इस वक्त जुटे हैं आईओसी की मीटिंग पर, इस वक्त हालात को देखते हुए समीर सबकी नजर है। जी हां, 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों की यह बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, और इसमें ईरान का रुख क्या था जानिए। आईओसी की मीटिंग के लिए ये पूरा का पूरा जमावड़ा लगा। इजराइल जंग ओआईसी की बैठक का एजेंडा रही, यानी इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव था वो प्राइम कंसर्न था, उस पर सबसे ज्यादा बात हुई। अब ईरानी उपराष्ट्रपति का बयान, क्या ये एक नया दाव इसे समझा जाए? ये बात इसलिए क्योंकि ईरानी उपराष्ट्रपति का बयान इजराइल को रोकने के लिए मुस्लिम देश साथ आए, ये अपील वो करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां इजराइल को जवाब देने के लिए मिलकर काम करने पर फोकस किया गया है। जी हां, इजराइल के खिलाफ सभी सामूहिक कार्रवाई करें, इजराइल को रोकना अब जरूरी हो गया है, ये आह्वान किया गया है ईरान की तरफ से। संदेश देखिए क्या है,
दुनिया के बड़े देश युद्ध रोकने में नाकाम रहे हैं। लेबनान गाजा में निर्दोष बेकसूर लोगों की हत्या की गई है। लेबनान और गाजा को मुआवजा मिले, इजराइल से हुए नुकसान का मुआवजा मिले, उसकी भरपाई की जाए, ये कुल मिलाकर आह्वान किया गया है। सिंघल साहब, क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है? और अभी तक अगर हम बात करें तो ईरान को दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों से जो उम्मीदें थीं, उसके नजरिए से तो उसे झटके पर झटका ही लगा है। तमाम मुस्लिम देश एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ अभी तक तो आए नहीं हैं। क्या ओआईसी की इस मीटिंग के बाद कुछ बदलाव आप देखते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर कि जो है ईरान शुरू से, जब से ये लड़ाई शुरू ही है इजराइल के साथ लास्ट अक्टूबर से, तब से बराबर कोशिश ये कर रहा है कि जो है मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो एक साथ आएँ और इजराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और हो सके तो जो लड़ाई चल रही है उसमें हिस्सा लें। लेकिन मुस्लिम जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो डिवाइडेड है पॉलिटिकल लाइन पर और रिलीजियस लाइन पर, और ईरान और सऊदी अरबिया दोनों के बीच में लीडरशिप की बहुत बड़ी झगड़ा चल रहा है। और सऊदी अरबिया ऑफ कोर्स ओपनली तो नहीं, लेकिन जो है क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड हैं अमेरिकन से, और ईरान जो है अपने ग्रुप को लेकर चलना चाहते हैं। और अभी जो ओआईसी में जो उन्होंने बयान दिया है या जो कोशिश की है, उसमें भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको सपोर्ट को वाइडन किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अभी हालात हैं उसमें ईरान अपने कोशिश में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि डिवीज़न जो है बहुत ज़्यादा डीप है और स्ट्रॉन्ग है, और आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस पॉलिटिकल लाइन पर बिल्कुल जो है आपस में डिवीज़न है। तो ईरान को मुझे लगता नहीं कि उनको कोई ऐसी संभावना है कि जिसमें सक्सेस मिल पाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, और ये खबर युद्ध के दूसरे मोर्चे से है, जहां बात अब रूस और यूक्रेन की करते हैं। क्योंकि आपको हम बता दें, ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत को लेकर विवाद ही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो ट्रंप और पुतिन में बातचीत की खबर पर विवाद, जहां क्रेमलिन ने बातचीत होने की खबर को ही नकार दिया है, और ट्रंप और पुतिन में कोई बातचीत नहीं, क्रेमलिन की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही जा रही है। ट्रंप पुतिन में बातचीत की खबर काल्पनिक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दोनों के बीच बातचीत का दावा किया था। अब एक बार सुशील से ये खबर भी समझाइए, क्योंकि शुरुआत के दिनों से इसको देखना होगा कि आखिर किस तरीके से सामने रखा जा रहा है। ये बात इसलिए भी मैं आपसे पूछ रही हूं क्योंकि पहले खबर आती है कि पुतिन कांग्रेचुलेट नहीं करेंगे, फिर खबर ये भी आती है कि जहां ट्रंप की तारीफ कर दी गई, अब दोनों के बीच बातचीत की खबर। ये चल क्या रहा है 5 नवंबर के बाद से? देखिए, ऐसा है कि यूएसए में जब ये ट्रांजिशन होता है, वहाँ एक उसका वहाँ सिस्टम है कि जो जनरल डिपार्टमेंट है, जीएसए बोलते हैं वहाँ पे, उनके साथ में जो इनकम्बेंट आने वाले हैं, जो प्रेसिडेंट या कैंडिडेट, वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उनको फंडिंग मिलती है, और जो फेडरल जगह है, इस बिल्डिंग्स हैं, उनमें स्पेस दिया जाता है, और उसकी टाइमलाइन होती हैं। तो लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उनको क्या है कि क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। तो उसकी वजह से ये है कि जो सपोर्ट मिलता है फेडरल गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, जो शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन की, वो अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। ठीक है तिवारी जी, इस पर एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा। ये विवाद क्यों हो रहा है? मतलब क्लैरिटी क्यों नहीं है? बातचीत की नहीं की, तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के साहस की, वो तो हमने पुतिन को देखा, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने अपनी आंखों से देखा। कहा गया, फिर उसका खंडन हो गया। समीर, देखो, ये ट्रांजिशन जो फेज होगा, ये बिल्कुल एक साथ तो नहीं होगा। इट हैज टू बी ग्रेजुअल। नथिंग चेंज कैन टेक प्लेस व्हिच कैन बी अब्रप्ट। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है। बाइडेन का अप्रोच कुछ अलग था, और ट्रंप का अप्रोच जैसा लग रहा था इलेक्शन के पहले की बिल्कुल ही अलग होगा। तो अचानक एक ऐसा तो नहीं होगा, एक ड्रॉप होगा और चेंज हो जाएगा। ये पहले दिखाने की कोशिश की जाएगी कि बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं,
फिर झुकाव हो रहा है, लेकिन अभी टाइम है, 1-1.5 महीने का टाइम है। तो इसमें कई सिचुएशन ऐसी आएगी, ऐसे वातावरण पैदा किया जाएगा कि लोग पास आ रहे हैं फिर भी अलग हो जा रहे हैं, पास आ रहे हैं फिर अलग हो जा रहे हैं। टाइम फ्रेम ही आज की इस चर्चा का विषय था कि क्या जनवरी से पहले हमलों को अंजाम दिया जा सकता है, क्या जनवरी से पहले ईरान भी इजराइल को सीधे तौर पर टारगेट करना चाहता है। उसी टाइम फ्रेम के तहत डिप्लोमेटिक स्तर पर भी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए।